आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो मैं पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इंसर्ट के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चालू करने वाले हैं सीधे, मतलब अब बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, बाकी मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि माई एसक्यूएल सबसे अच्छा कहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं भी वहीं से फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो मेरी जितनी भी चीजें रहेंगी उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम जाओगे माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स करके। माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल ये वाली एक वेबसाइट है, यहां से पढ़, मतलब इनसे ज्यादा, इससे ज्यादा डिटेल में कहीं नहीं है। कहाँ गया ये ऑफिशियल वेबसाइट है माई एसक्यूएल के लिए। ठीक है, यहां से तुम जो भी पढ़ोगे, समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है, क्वेश्चन बना, मान लो 14 मई 2026। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन बना कि फ्रॉम वेयर, टू स्टडी दी माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स, माई एसक्यूएल इन डिटेल। ठीक है, कहाँ से पढ़ें, तो इसके लिए तुम, ये वेबसाइट है ऑफिशियल। ओके, सो 12 ले लेते हैं, तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल। ठीक है, यू कैन यूज दिस, एज अ रेफरेंस टू लर्न माई एसक्यूएल इन डिटेल। ठीक है, क्लियर है कि नहीं गाइस? ठीक है, तो ये बढ़िया बताया है स्टार्टिंग से। इसमें कुछ सेक्शंस बता देता हूँ, जैसे कहाँ कहाँ से स्टार्ट किया है इसने। तो इसने सबसे पहले जो है स्टार्ट किया है कहाँ से, माई स्क्यूएल के बेसिक से। ठीक है, फिर इसके बाद माई स्क्यूएल के बेसिक, अब माई स्क्यूएल का जो बेसिक बोला है, मतलब चैप्टर तुम समझ रहे हो कितने बना रखे हैं? देखो, मतलब माई स्क्यूएल बेसिक्स है। माई स्क्यूएल बेसिक में पूरी की पूरी सारी की सारी क्वेरी के साथ काम करना सिखाएगा। ठीक है, फिर आता है माई स्क्यूएल का स्टोर्ड प्रोसीजर, ये भी हमको सीखना है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो हम डैशबोर्ड्स वगैरह पावर करेंगे वो सिर्फ सिंगल क्वेरी से नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हम लोग एक एक लाइन की क्वेरी लिख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमको बड़ी बड़ी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, जो कि हम लिखेंगे किसमें, माई एसक्यूएल की स्टोर्ड प्रोसीजर से। फिर आता है तुम्हारा व्यूज कैसे बनाते हैं। ठीक है, व्यूज के ऑलरेडी, व्यूज के बारे में तुमको बताया था ना, थोड़ा बहुत याद होगा पहले, याद है कि बताया था ना कि जो व्यूज होते हैं वो रियल टेबल नहीं होते, बेसिकली रिफ्लेक्शन होते हैं ओरिजिनल टेबल का। अब जैसे मान लो तुमको पासवर्ड छुपाना है, तो तुम क्या करोगे, सारी की सारी टेबल्स का व्यू ना जनरेट करके तुम बेसिकली एक कस्टम व्यू क्रिएट कर दोगे। ठीक है, टेबल का। और अ, तुमको याद होगा यार, एक अपडेट व्यू करके शायद ईएफ कॉर्ड का रूल भी तो था, याद है हसन वगैरह? अरे ईएफ कॉर्ड का एक रूल है ना। ठीक है, और फिर इंडेक्सेस वगैरह कैसे रहते हैं। फिर देखो, तुम माई एसक्यूएल को तुम किसके किसके साथ यूज कर सकते हो, पीएचपी के साथ, नोड के साथ, जेडीबीसी के साथ, पाइथन के साथ, पर्ल के साथ। फिर आता है डेटाबेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, एसक्यूएल फंक्शंस, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, डेट फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, रेगुलर एक्सप्रेशंस, विंडो फंक्शंस और मैथ फंक्शंस, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और ना पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, राइट? तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि हम लोग कैसे स्क्रैच से सब कुछ काम कर सकते हैं, कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अब तुमको याद होगा कि पहले जब हमने डेटाबेस बनाया था तो बड़ा आसान था, माई पीएचपी माई एडमिन से जीयूआई खोलो और सीधे सीधे लिख दो डेटाबेस क्रिएट, डेटाबेस क्रिएट हो जाता था। लेकिन अब हम लोग, लेकिन उससे तुम क्वेरी लिखना थोड़ी ना सीख पाओगे। तो क्वेरी के करने के लिए हम लोग सारा का सारा काम करेंगे किससे, डेटाबेस के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले इसमें आते हैं और यहाँ पर चालू करते हैं कि द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग वी डू इन द डेटाबेस is to create the
The very first thing we do in the database is to create the database, right? Now, अब एक बात याद रखना, note the database itself. Okay, the database itself is a object. is a is a object. मतलब जो डेटाबेस होता है वो स्वयं में एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? एंड वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबी ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डीबी ऑब्जेक्ट्स। सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबी ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आएगा? फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट ऑफ डीबी ऑब्जेक्ट्स। मतलब डीबी ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ सकता है लिस्ट में, है ना? ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो मतलब मैं नॉर्मल रखता हूँ। व्हाट आर द लिस्ट ऑफ डीबी ऑब्जेक्ट्स? तो लिस्ट ऑफ डीबी ऑब्जेक्ट्स क्या होगा? जैसे टेबल हो गई, ठीक है, टेबल का नाम सुना होगा तुमने। ठीक है, फिर क्या हो सकता है? टेबल के अलावा क्या हो सकता है सर? टेबल के अलावा हमारे पास हो सकता है कर्सर हो सकता है, ठीक है? टेबल हो सकता है, कर्सर हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है, फंक्शंस हो सकते हैं, व्यूज हो सकता है, राइट? और भी मल्टीपल बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं वो सारे के सारे एग्जांपल बता सकता हूँ। अरे, बंद कर लो भाई, बंद करो, म्यूट रहो प्लीज, ठीक है? तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि मतलब जो डेटाबेस होता है ना वो अपने आप में एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, डीबी ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो उसमें मल्टीपल डेटाबेस मतलब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आगे कुछ बताऊं, ठीक है, अ, इसके बारे में दो तीन चीजें मैं तुमको बता देता हूं। एक होता है, क्या बताऊं? देखो, एक बात याद रखना, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस सपोर्टेड इन माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल में आप कितने टाइप के डेटाबेस सपोर्ट कर सकते हैं? एक जो होता है, एक का नाम होता है ओएलटीपी डेटाबेस, ओएलटीपी डेटाबेस, और दूसरा होता है ओलैप, ठीक है? सर, फर्क क्या होता है? फुल फॉर्म जान लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, ओएलटीपी का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डेटाबेसेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग डेटाबेसेस। दुनिया में प्रोसेसिंग डेटाबेसेस, इसमें बेसिकली ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं? इट इज यूज्ड फॉर बैंकिंग, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है सर? ई कॉमर्स के लिए, एटीएम के लिए, टिकट बुकिंग के लिए, मतलब जो भी चीज ऑनलाइन हो सकता है, मूवी बुकिंग के लिए, मतलब जो भी चीज ऑनलाइन हो सकती है इन रियल टाइम डेटाबेस, वो सारे के सारे ओएलटीपी होते हैं, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डेटाबेस। क्या बोले? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डेटाबेस, ठीक है? इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, एरर नहीं आ रही, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओएल डेटाबेसेस, क्या क्या हो सकती है सर? जैसे कि इसमें स्मॉल ट्रांजेक्शन्स होते हैं,
इसमें फास्ट इंसर्ट और अपडेट होता है। इसमें जो डेटा होता है वो रियल टाइम होता है। रियल टाइम डेटा होता है, ठीक है। अब जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, अगर मैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की बात करूं, हमारे पास क्वेरी होगी, जैसे मान लो किसी का अपडेट बैलेंस करना है, ठीक है। सपोज आई वांट टू अपडेट, आई वांट टू अपडेट द बैंक विद सैलरी क्रेडिट ऑफ 20,000। मान लो किसी की सैलरी 20,000 रुपए है, ठीक है। और उसका जो बैंक बैलेंस है अभी, तो वो मान लो, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो 150 रुपया पड़ा है मान लो, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है। 150 ये 500 रुपये कर लेते हैं, मान लो 500 रुपये है अभी उसका करंट बैलेंस, ठीक है। ये उसका करंट बैलेंस है। अब सैलरी आई उसकी, तो जाहिर सी बात है जैसे ही ट्रांसफर होगा वैसे ही बैलेंस भी अपडेट हो जाएगा। उसके लिए क्या क्वेरी लगेगी, तो क्वेरी होगी अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस 20,000। मतलब जो भी बैलेंस है उसमें 20,000 जोड़ दो, वेर EMP_ID इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया, ऐसा लिख दिया, मान लो IMP 100 1000। ये मेरी आईडी, ठीक है, मान लेते हैं। तो इस आईडी के करस्पॉन्डिंग, अब देखो ये जो बैलेंस अपडेट हुआ है ये तो रियल टाइम हुआ होगा ना भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि अपडेट कल किया और आज चढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ होगा। मतलब बैंक्स के केस में हाँ, अगर कोई सर्वर वगैरह चल रहा है, सर्वर इशू चल रहा है, या कुछ भी ऐसा दिक्कत चल रही, तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि 24 घंटे बाद ये कुछ अपडेट हो, ठीक है। जैसे कि रिफंड रिफंड के केस में तो रियल टाइम नहीं होता, मतलब होता रियल टाइम है लेकिन उसका प्रोसेसिंग 2-3 दिन में लगती है, क्योंकि उसको ट्रैक करना पड़ता है ना, कि मतलब ट्रांजेक्शन किस मर्चेंट से हुआ है, ये सारी की सारी चीजें, लेकिन होता वो भी रियल टाइम, ठीक है। मतलब रिफंड इनिशिएट जो है 2-3 दिन में होता है, क्योंकि उसको जो कंफर्मेशन हो, जो मर्चेंट की तरफ से कंफर्मेशन 24 आवर्स बाद आता है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है कि इंस्टेंट जो है पैसा आता है वापस, ठीक है। जैसे डोमिनोज, तो डोमिनोज वाले क्या करते हैं कि इंस्टेंट तुम्हारा पैसा तुरंत रिफंड करता है, मतलब वो अपने पास, मतलब वो जो सारा का सारा ट्रांजेक्शन होता है वो किसी मर्चेंट के पास नहीं जाता, वो सारा अपने आप से करते हैं, अपनी तरफ से करते हैं, अपने गेटवे से करते हैं। तो जब सारा का सारा, मतलब ये ट्राई करना, मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर तुम जैसे उनके साथ ट्राई करते हो ना, मतलब अगर डोमिनोज के डेटाबेस सर्वर के साथ काम करते हो, तो अगर तुम्हारा कुछ भी रिफंड होगा तो तुरंत रिफंड आता है उसमें। उसमें कोई तामझाम वाला चीज नहीं कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 15 दिन बाद, ऐसा वाला कोई सीन नहीं है, राइट। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा OLTP डेटाबेसेस, ठीक है। तो OLTP डेटाबेस का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डेटाबेस, ठीक है। अब एक होता है OLAP डेटाबेस। OLAP का मतलब क्या होता है? OLAP डेटाबेस बेसिकली ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए होता है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के लिए होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म है ये, ठीक है। और किस लिए यूज किया जाता है? यूज्ड फॉर एनालिसिस, और एनालिसिस और रिपोर्टिंग और ऑडिट, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो अब तुम खुद सोच लो कि तुम किस टाइप के डेटाबेसेस को यूज करोगे, रियल टाइम डेटाबेस को यूज करोगे या ओलैप को यूज करोगे, गाइस अब बताओ। हसन एंड ऑल, तुम किन डेटाबेसेस के साथ काम करोगे हसन? ओलैप के साथ कि OLTP के साथ? बताओ भाई। हसन हो कि नहीं? किसके साथ काम करेंगे, OLTP के साथ कि ओलैप के साथ? भाई ओलैप के साथ काम करोगे ना, क्योंकि तुम्हारी तुम्हारी फील्ड जो है वो एनालिटिक्स की है ना। तो लिख देता हूँ यूज्ड फॉर, इसलिए यूज किया जाएगा। अब जैसे मैंने तुमसे बताया था कि रिपोर्टिंग हो गया, रिपोर्टिंग लाइक
रिपोर्टिंग यूजिंग पावर बीआई एंड टैबलो। पावर बीआई और क्या, टैबलो। दूसरा आता है एनालिटिक्स के लिए, एनालिटिक्स। और क्या हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया, बीआई जिसको हम बोलते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। और क्या हो सकता है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि इसमें जो लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट लार्ज क्वेरीज, वी विल बी राइटिंग वेरी लार्ज क्वेरीज। फिर आता है सर एग्रीगेशंस, एग्रीगेशंस लाइक मिन हो गया, मैक्स हो गया, राइट, काउंट हो गया, या काउंट ऑफ स्टार हो गया, राइट, काउंट ऑफ स्टार हो गया, ठीक है, सम हो गया। दीज विल बी यूज्ड वेरी मच, मतलब, या फ्रीक्वेंटली कर दो, वेरी वेरी मच की जगह फ्रीक्वेंटली, मतलब ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। प्लस हो गया डेटा एनालिटिक्स के लिए। अगर एग्जाम्पल की क्वेरी बताना हो तो एग्जाम्पल एक क्वेरी देखो तो, मान लो मैंने लिख दिया सेलेक्ट सिटी कॉमा सम ऑफ सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल ग्रुप बाय सिटीज। मतलब इससे तुम होगा क्या, तुम ये देखना चाह रहे हो कि ऐसी कौन सी सिटीज है जिसमें सबसे ज्यादा सेल हुई है। ठीक है, तो तुमको इसका जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आएगा, यहाँ पे तुमने एक अलियास बना दिया, जैसे मैंने लिख दिया टोटल सेल्स करके, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पर आएगा सिटी, मतलब एक कॉलम सिटी का बनेगा और एक कॉलम बनेगा टोटल सेल्स का, राइट। राइट, अब इसमें सिटी मान लो आ गई लखनऊ, ठीक है। अब इसमें सेल्स आई मान लो 50, और यहाँ पर जो यूनिट्स होंगी वो आएगी इन लैक्स, ठीक है। तो ये जो 50 लैक्स है, ठीक। फिर आया मान लो दिल्ली, दिल्ली का आया 250 यूनिट्स, मतलब 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है। फिर आया मान लो वाराणसी, बनारस से आया मान लो 100 लाख, मतलब 100। फिर सबसे ज्यादा जो आया है वो आया है मुंबई से, मुंबई से आया लगभग 800 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर आपको जो डेटा देखने को मिल रहा है, राइट, ये जो आप डेटा देख रहे हो, ये डेटा जो है बेसिकली एग्रीगेटेड डेटा है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डेटा इज एन एग्रीगेटेड। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बताओ। हेलो। ठीक है, तो ये है कहानी। तो हमारे पास, अब देखो, अब अगर मैं डेटा ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो व्हाट आर डेटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, व्हाट आर डेटाबेस और डीबी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं कि द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स
the database objects are components that live inside a database and helps in processes like storing the data, managing the data, ठीक है, and securing the data, plus mechanism for fast operations। मतलब ऐसा मतलब ये कुछ ऐसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि डेटाबेस के अंदर रहते हैं, ठीक है, और डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने में, ठीक है, मैनेज करने में, डेटा को सिक्योर करने में, और जितने भी फास्ट ऑपरेशंस होते हैं जैसे डेटा का फास्ट क्वेरी करना, राइट, डेटा को फास्ट इंसर्ट करना, अपडेट करना, इन सारी की सारी चीजों के साथ डील करना। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आते हैं ये देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तो मैं लिस्टिंग यूज करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले होता है टेबल। ठीक है, सारा का सारा जो डेटा होता है वो एक्चुअली इसी में स्टोर होता है। एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड इनसाइड दिस। अगला आता है सर व्यू। व्यू क्या होता है? ये एक वर्चुअल टेबल होती है, वर्चुअल टेबल, और रिफ्लेक्शन ऑफ अ फिजिकल टेबल, ऑफ अ फिजिकल। जो ये फिजिकल टेबल होती है उसका रिफ्लेक्शन होता है। इसके बाद आता है इंडेक्स। सर इंडेक्स क्या होता है? इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर which helps which helps in searching the data faster। ठीक है, ट्रिगर सर, ये ये ऑटोमेटिक एक्शन लेने के काम आता है, ऑटोमेटिक एक्शंस बिफोर और आफ्टर इवेंट, आफ्टर एनी इवेंट। मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि इंसर्ट करना है, ये आएगा बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, ये आएगा बिफोर इंसर्ट और आफ्टर इंसर्ट। ठीक है, तुमने अपडेट लिख दिया, ये आ जाएगा बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट। तुमने लिख दिया डिलीट, ये बोलेगा बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट। ठीक है, फिर आते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स। ये बेसिकली होते हैं लार्ज ब्लॉक्स ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज कंटेनिंग कौन बिजनेस लॉजिक। मतलब पूरा का पूरा एक कंपनी का डेटा को मैनेज कर सकता है कौन? एक स्टोर्ड प्रोसीजर। जो फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं? रिटर्न सम वैल्यू। जो इवेंट होता है, इवेंट क्या होता है? शेड्यूल्ड टास्क होता है ये। मतलब जितने बजे तुमने इसको ट्रिगर कर दिया उतने बजे चलेगा। फिर होता है कर्सर। कर्सर क्या होता है? रो बाय रो प्रोसेसिंग, रो बाय रो प्रोसेसिंग। मतलब अगर कोई डेटा रो बाय रो प्रोसेस हो रहा है तो हम उसको कर्सर बोलेंगे, कॉलम बाय कॉलम प्रोसेसिंग नहीं होती। ठीक है, और डेटाबेस और यूजर की अगर बात करो तो इसको बोल सकते हो सिक्योरिटी और एक्सेस मैनेजमेंट। आई होप ये बात पार्ट क्लियर आ गया होगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी तुम लोग कल पेपर है? नहीं? चलो ठीक है, पढ़ाई करो। बाय।